हम पढ़ रहे हैं अतुल कुमार राय द्वारा लिखी गई पुस्तक चांदपुर की चंदा। इसका हमने कल 19वां अध्याय पढ़ लिया था, तो आज इसका 20वां अध्याय पढ़ते हैं। चांदपुर का मौसम बदल रहा था। सुबह से शाम की दूरी कम होने लगी थी। सरजू पार से छनकर आती हवाएं बदन सेहराने लगी थी। जेठ के दिनों में कपार पर चढ़कर नाचता सूरज अब दियारे के चरवाहों पर दया दृष्टि बरसाने लगा था। इधर फोकन की दुकान पर ऑडियो कैसेट की जगह सीडी कैसेट ने और लॉन्डो की जगह उल्टी दस्त के मरीजों ने ले लिया था। उधर पंचायत चुनाव के ठीक बाद सुखारी डॉक्टर को नन्हकू ने कॉलर पकड़कर समझाते हुए कहा था कि मेरी मेहरारू की तरफ आज के बाद देखना भी मत, वरना सारी डिस्पेंसरी और पीसीओ तुम्हारे भीतर घुसा दूंगा। धमकी को संज्ञान लेकर डॉक्टर साहब ने अपने स्थान विशेष पर हाथ रखते हुए भौजी का इलाज आयुर्वेदिक विधि से करने का फैसला किया था। इस इलाज विधि की चर्चा चांदपुर चट्टी पर दांत खाज खुजली की तरफ बढ़ रही थी। इसी बीच एक और धमाका हुआ। उस धमाके में पता चला कि चंद्रमा बो भौजी डब्लू नेता के साथ पनामा टॉकीज में चोंच लड़ाते हुए सेक्सी फिल्म देख रही थी। यह खबर सुनकर पूरे इलेक्शन में चंद्रमा भौजी के लिए दिमाग लड़ाने वाले अपना कपार पीट रहे थे। तब तक उड़ते उड़ते ये खबर आ गई कि मंतोसवा मिलिट्री की भर्ती में फिर छंट गया है, क्योंकि उसका एक अंडकोश छोटा है। लेकिन मिलिट्री वालों ने काफी विनम्र भाव में कहा है कि हे श्रीमान, यदि आप 1 महीने के अंदर अपना दोनों अंडकोश संतुलित करवा ले तो आपकी भर्ती क्लियर मानी जाएगी। इस असंतुलन का समाचार सुनते ही मंतोसवा की माई ने बरम बाबा की भकौती किया और कहा, हे बरम बाबा, तू सुखरिया मटी लगना को उठा क्यों नहीं लेता? आज खानदान में एक सरकारी नौकरी लगने का मौका भी आया तो हमारे मंतोष कुमार का किस्मत वह छोटा हो गया। ताजा समाचार मिलने तक मंतोसवा ने सुखारी डॉक्टर को उनकी दी हुई मीठी गोली में 4 दर्जन नई गाली मिलाकर सारी गोली वापस कर दी है। इसी बीच बित्तन ऑटो वाले ने कवि चिंगारी जी को एक रहस्यमयी खबर भेजवाई है। उस खबर में कहा है कि हे कवि जी, आप रामलीला में छातपुर आए, लेकिन मैं आपको एक बात बताना भूल गया। ध्यान से सुनिएगा। मैंने जनवरी के महीने में बलिया रेलवे स्टेशन पर एक आदमी को देखा था। वो चाय के ठेले पर स्टूडेंट पॉलिटिक्स छाड़ रहा था। उसको ऊपर नीचे बहुत ध्यान से देखने के बाद समझ में आया कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि आपकी भूतपूर्व प्रेमिका रुंझुन जी का पति है। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है कि उनका पति है। महत्वपूर्ण ये है कि वो आदमी इस समय बीएड बेरोजगार संघ का जिलाध्यक्ष है। इस खबर के बाद चिंगारी जी आहत है। उन्होंने दिल में राहत रूह लगाकर रुंझुन और रुदल मास्टर की कसम खाई है और कहा है कि आज के बाद वो अपनी बीएड वाली कालजयी कविता इश्क की पढ़ाई ए टू जेड किया, हाय हमने क्यों ना बीएड किया को किसी भी मंच पर नहीं पढ़ेंगे। इधर अब झांझा बाबा गांव के आखिरी पीपल के पेड़ की तरह हिल रहे हैं। उनके तीनों बेटों को मालूम हो चुका है कि गुड़िया की शादी में पापा का एक हाथ टूट चुका है, लेकिन चांदपुर से उनका दिल ऐसा चिपका है कि उसको तोड़ने की औकात किसी लोहे की लाठी में भी नहीं है। बस इन्हीं शुभ अशुभ समाचारों से जूझते चांदपुर के उस पार मंटू का हाल आज भी बेहाल है। आज भी अल्ताफ राजा, अताउल्लाह खान और अगम कुमार निगम के सारे कैसेटों की रीलें उसके दिल की तरह टूटती जा रही है। लेकिन गम है कि साला आज भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज हफ्ते दिन हो गए, लेकिन गुड़िया की विदाई नहीं हो पाई है। पिंकी की शादी किस दिन है, यह भी पता न लग सका है। इसी की चिंता में मंटू ने आज एक हफ्ते से खाना पीना नहाना सोना सब छोड़ दिया है। आखिरकार जब राकेश से रहा न गया तो उसने कहा, ए मंटू, तुम यहीं रहो। तुम्हारा उस पार जाना खतरे से खाली नहीं है। हम जा रहे हैं। जल्दी से गुड़िया और पिंकी की खबर लेकर लौटेंगे। अभी राकेश को गए 4 घंटे हो गए हैं, लेकिन दियरा में दूर दूर तक कहीं उसका पता नहीं है। घड़ी 2 बजा रही है। आखिरकार मंटू कब तक इंतजार करे। जब इंतजार बर्दाश्त के बाहर हो गया तो उसने कंधे पर लाठी लिया, दूसरे हाथ में रेडियो, और सीधे सरजू के घाट की तरफ चला आया। इधर घाट की तरफ सरजू का पानी सूरज की चमकीली रोशनी में चमक रहा है। पुरुआ बह रही है। मौसम कुछ ज्यादा ही ठंडा हो गया है। कहीं दूर एक नाव दियर भागर से छातपुर की तरफ जा रही है और नाव में बैठे लोगों में कुछ चेहरे ऐसे हैं
जो आंख पर हथेली रखकर मंटू को पहचानने की मशक्कत कर रहे हैं। लेकिन मंटू ने झट से मुंह घुमा लिया और नाव की उल्टी दिशा में सीधा चलने लगा। थोड़ी देर में चलते चलते उसे पसीना होने लगा और तब याद आया कि उसे नहाए आज 4 दिन हो गए हैं। लेकिन नहाने की चिंता से कहीं बड़ी चिंता यह थी कि राकेश आएगा किस तरफ से। घाट किनारे से उस पार देखने और बड़ी देर तक गुणा भाग करने के बाद उसने एक जगह पैंट शर्ट उतारा, रेडियो को शर्ट में छिपाकर 2-4 बार इधर उधर देखा, सिर खुजाते हुए सीधे सरजू जी में कूद गया और फिर डुबकी पर डुबकी लगाने लगा। पानी की बूंदें शरीर पर पड़ते ही तन मन की मलिनता मिटने लगी। रोए रोए में स्फूर्ति की लहर सी दौड़ गई। पानी ने क्षीण हो चुके उत्साह को इस तरह धो दिया कि उसे एक पल में लगा कि वो तो झट से तैरकर पार चला जाएगा। डुबकियां मारते ही पुरानी स्मृतियों ऊपर हो गई। उसे याद आया कि एक बार पिंकी ठीक इसी दोपहरिया में घाट पर नहा रही थी। उधर मंटू अपने दोस्तों के साथ नहा रहा था। अचानक मंटू ने आंख मार दिया। बेचारी पिंकी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसकी सारी हंसी गायब हो गई। उसने एक पल देर न लगाया और डर के मारे भीगे कपड़े में ही घर चली गई। उस समय मंटू को आंख मारने की सजा ये मिली कि पिंकी ने 1 साल तक उसकी तरफ देखा तक नहीं था और उस न देखने के गम में मंटू ने सरजू में नहाना ही छोड़ दिया था। लेकिन आज तो जिंदगी ऐसे घाट पर लाई है कि एक झटके में मोहब्बत के सारे ख्वाब पानी में धुले जा रहे हैं। मंटू जान गया है कि तैरकर नदी पार करना आसान है, लेकिन यह जीवन सिकुड़ता हुआ सरयू का पाट नहीं है कि झट से तैरकर पार हो जाया जाए। ये तो उबड़ खाबड़ कांटकुश और गड्ढों भरा दियरा है जिसमें होशियारी से चलना है। इन्हीं विचारों की धारा में नहाते नहाते मंटू को आधे घंटे बीत चुके थे। वो बार बार डुबकी लगाता और बार बार आंख पोंछकर राकेश का रास्ता देखने लगता, लेकिन अभी उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा था। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता वैसे वैसे दिल बेचैन होता जाता। लाख बार दिल को फुसलाने और मान मनोवल के बाद भी उसे चैन नहीं मिल पाया कि अचानक उसके पीठ के पीछे से आवाज आई, मंटुआ। मंटू ने देखा राकेश दौड़ते हांफते पीछे से आ रहा है। चेहरे की भंगिमा ऐसी हो गई है मानो कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। मंटू ने आंखों में समाये पानी पर हथेली रखकर जोर से पूछा, तब से कहा था रे बेहुदा, हाफ काहे रहा है? राकेश की सांसें टक गई। उसने जल्दी जल्दी बोला, अरे यार जल्दी चल, गुड़िया ने मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगा लिया है। का? जल्दी कर। कैसे पता? तू चल, बहस मत कर। मौसा उस दिन गुड़िया के गांव गए थे, लेकिन उस दिन विदाई नहीं हुई थी। आज खबर आई है कि गुड़िया की तबीयत खराब है, इसे ले जाओ। मौसा गए थे, अब पता न का हुआ का नहीं। हमको तो कुछ समझे में नहीं आ रहा है। मौसी रो रो कर बेहोश है। तू जल्दी से चल। इतना सुनते ही मंटू के चेहरे से टपक रहा सारा पानी सूख गया। धड़कनें शरीर में जहां भी थी थम सी गई। उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। समझ न आ रहा था कि क्या बोले, क्या कहे। वो समय की इस क्रूरता को देखकर हैरान हो रहा था। तब तक राकेश ने पकड़कर झकझोरा, अरे चल यार, सोच मत, सब ठीक हो जाएगा। मौसी बेहोश है। इतना सुनते ही मंटू को होश आ गया। हैं चल, तू वहीं से आ रहा है? अरे हां भाई। एक झटके में राकेश ने नाव खोल दिया। इधर मंटू को पानी करंट की तरह लगने लगा। उसने जैसे तैसे भीगी गमछे की पगड़ी बांधी, रेडियो को नाव में रखा और भीगी आंखों से चांदपुर की तरफ देखने लगा। उसे एहसास हुआ कि समूचा शरीर नाव में नहीं हवा में है। पैरों तले न जमीन है, न सिर के ऊपर आसमान। आज वो बिना सहारे के हवा में लटक रहा है। जन्म लेते ही मां चली गई। बाप ने दूसरी शादी के बाद इसका मुंह न देखा। और क्या दुर्भाग्य है कि एक मां जैसी मौसी थी, आज उसके प्राण भी संकट में पड़े हैं। इधर राकेश के चेहरे पर एक दृढ़ता आ गई। उसके बाजुओं में न जाने कहां की ऊर्जा समा गई। आज 18 साल के जीवन में इतनी तेज नाव का चप्पू उसने कभी नहीं चलाया था। 10 मिनट में नाव छातपुर के घाट पर खड़ी हो गई। राकेश ने देखा गुड़िया के जलने की खबर घाट तक भी फैल गई है। लोग रमेसर के घर की तरफ जा रहे हैं। मंटू और राकेश भी नाव से उतरकर घर की तरफ बेसुध दौड़ने लगे। देखते ही देखते रमेसर के घर के आगे समूचा चांदपुर इकट्ठा हो गया था। जिनसे गाढ़ी मित्रता थी वो भी थे।
जिनसे कचहरी में मुकदमा चलता था वो भी, मानो आज रमेश्वर का दुख सबका अपना दुख हो। इधर पछाड़ खाकर गिर पड़ी रमावती को आसपास की औरतें पंखा झल रही थी। तभी मंटू हांफता हुआ आया और आते ही मौसी से लिपट गया। दीना की मेहरारू ने मंटू को खींच लिया। हट जा, मौसी को हवा लगने दो जरा। मंटू को रोता देखकर बाकी लोग भी रोने लगे। इधर खेदन सुखारी डॉक्टर को बुला लाया, लेकिन सुखारी ने हाथ खड़े कर दिए। नाना चचा, हम बुखार सर्दी के डॉक्टर हैं। चाची हार्ट की पेशेंट है। इनको बलिया लेकर अभी जाना पड़ेगा। बलिया लेकर? है, अभी लेकर जाना पड़ेगा। राकेश ने झट से कहा। ए मंटू, जल्दी से मौसी को खटिया पर लाद और बलिया चल। खड़ा होकर सोच मत। दीनाबो ने राकेश से पूछा। बलिया अस्पताल कम से कम 25 किलोमीटर है। भौजी को बीच में कुछ हो गया तो। ये सुनते ही मंटू कपार पकड़कर गिर गया। पास में खड़े दीना चिल्लाया। का देख रहे हो रे राकेश? हम लोग हैं ना, रोड पर कोई गाड़ी तो मिलेगा। तुरंत मौसी को खटिया पर सुलाया गया। खटिया लेकर लोग टीएस बांध की तरफ चल पड़े। देखते ही देखते चाँदपुर चट्टी के सारे लोग साथ में दौड़ पड़े। सबकी आंखों में आक्रोश की बिजली चमकने लगी। सबके मुंह से यही निकला कि जब तक गुड़िया के ससुराल वाले जेल में नहीं सड़ते, तब तक चैन से नहीं बैठना है। इधर खेदन ने अपनी दुकान संभाल रही पत्नी से कहा। अलमारी में पैसे रखे हैं, दौड़ कर लाओ। उधर दौड़कर सत्य प्रकाश और मंतुष आ गए। फूकन ने अपनी दुकान बंद कर दी और बित्तन को खोजने निकल गया। कोई बाइक लेने गया, कोई कमांडर, कोई जीप। इधर मंतोष ने सलाह दिया कि पैदल लेकर चला जाए। रास्ते में जो भी गाड़ी मिलेगी रोकवा लिया जाएगा। इस फैसले के बाद खटिया उठाकर सब लोग बलिया की तरफ चल पड़े। मंटू सोचने लगा कि विपत्ति भी आती तो आदमी को नंगा करके आती है। आज तक तो मौसी का हाथ मंटू के कंधे पर था, इसलिए पता न चल सका कि दुख क्या होता है। लेकिन आज उसे पहली बार एहसास हुआ है कि जीवन का एक क्रूर सत्य ऐसा भी हो सकता है। उसकी नजरें राकेश पर टिक गई। उसने देखा, जान से बढ़कर मानने वाला राकेश, जो आंधी हो या तूफान हमेशा प्रेरणा के दिए की तरह जलता रहता है, उसकी आंखें भी थमने का नाम नहीं ले रही है। मंटू जान गया कि उसका दुख अब चाँदपुर का सामूहिक दुख है। थोड़ी देर में पैदल चलते चलते चाँदपुर नई बस्ती करीब आ गई। सारे लोग थक कर चूर हो गए। सांझ होने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि शाम को बलिया जाने का साधन मिलना मुश्किल है। तब तक अचानक पीछे से ट्रैक्टर और ट्रॉली की आवाज आई। दीना ने सुना, कोई बोल रहा है। सबने पीछे मुड़कर देखा। ये तो बैंड पार्टी वाला फजलुआ है। कहीं से ट्रैक्टर ट्रॉली का इंतजाम कर लाया है। पैदल चल रही भीड़ के चेहरे पर संतोष और उम्मीद की एक हल्की रेखा खींच सी गई। सब फजलू को धन्यवाद कहने लगे। फजलू ने कहा, बबुआ, हमरो मेहरारू कभी बीमार थी तो रमेसर ने जान की बाजी लगा दिया था। आज धन्यवाद न कहो। आज तो हमको एहसान चुकाने का मौका मिला है। देखते ही देखते झट से खटिया को ट्रॉली पर लाद दिया गया। आधे से अधिक लोग ट्रैक्टर में बैठ गए। दीना ने बाकी लोगों को वापस विदा कर दिया। जाओ, चिंता मत करो, भगवान भगवान करो, सब एकदम ठीक होगा। सारे लोग चले गए। इधर ट्रैक्टर हवा से बात करता हुआ बलिया सदर अस्पताल की तरफ चल पड़ा। मंटू खटिया के करीब बैठ गया। सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। किसी को समझ ना आता कि इसके आगे क्या होगा। सबके हाथ जुड़ गए। बीच सड़क में कोई मोटरसाइकिल, कार, बस और इक्का दिख जाता तो ट्रैक्टर पर सवार हर आदमी खींच उठता, मानो इनका वश चले तो ये लोग रास्ते में आ रहे गाड़ियों को किसी दूसरे ग्रह पर फेंक देंगे। इधर मंटू की आंखें बंद होने लगी। ईश्वर के जितने नाम उसे याद थे, उन सबका सुमिरन करने लगा। बाकी लोग स्तब्ध होकर आसमान की तरफ देखते रहे और यही कहते रहे कि हे प्रभु, आजादी को इतने साल तो हो गए, लेकिन गांवों की मेडिकल सुविधा आज भी 18वीं सदी में जी रही है। 20 लाख की आबादी पर एक अदद अस्पताल है, वो भी 25 किलोमीटर दूर। ऊपर से कहीं डॉक्टर ने बनारस रेफर कर दिया तो क्या होगा? ये सोचकर दीना ने पसीने से मुंह पोंछ लिया और धीरे से कहा, हे डूबे सत्ती, कहीं ऐसा ना हो। कुछ देर में सहतवार करीब था। बलिया सदर अस्पताल अभी भी 15 किलोमीटर दूर था। देखते ही देखते आसमान को बादलों ने ढक लिया। अंधेरा होने लगा। ट्रैक्टर अब
सहतवार बलिया मार्ग पर तेजी से चलने लगा। सब यही सोच रहे थे, काश यहीं पर एक कायदे का अस्पताल होता, काश। लेकिन यह सब एक दिवा स्वप्न की तरह था, जो मन को बस तसल्ली देने के लिए दिल से निकल रहा था। मंटू सिर झुकाए बैठा रहा। राकेश का हाथ उसके कंधे पर था। बाकी सब लड़के खामोश बैठे थे। बलिया करीब आ रहा था। सबकी सांसें तेज चल रही थी। खेदन ने कहा, ऐसा है दीना भाई कि सरकारी अस्पताल जाने पर रास्ते में काफी जाम होगा। बलिया शहर से पहले तिखमपुर के एक अस्पताल में ही दिखाते हैं। गुड़िया की माई की जान से बढ़कर पैसा नहीं है। सबने सहमति प्रकट की। ट्रैक्टर से रमावती को शहर के पहले एक प्राइवेट अस्पताल में उतारा गया। डॉक्टर ने नब्ज टटोली और बड़ी सोच विचार कर कहा, सरकारी हॉस्पिटल ही लेकर जाइए। इतना सुनकर सबकी सांसें अटकने लगी। सत्यप्रकाश ने ऊपर नीचे चल रही सांस को कंट्रोल किया। मंटू को राकेश ने कसकर पकड़ लिया। आधे घंटे बाद फिर ट्रैक्टर सदर अस्पताल की तरफ चलने लगा। लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर लोग आगे बढ़े कि ड्राइवर के पास बैठे मंतोष ने कहा, ब्रेक मार, ब्रेक मार, ये तो रमेसर चाचा रो रहे हैं। अरे रमेसर चाचा रो रहे हैं हो खेदन। अरे ये तो बलिया जिले का पोस्टमार्टम हाउस है, यही लाश चीरा जाता है। क्या गुड़िया अब जिंदा नहीं है? यह सोचकर ड्राइवर को पसीना होने लगा। उसने माथे को स्टीयरिंग से लगा लिया। पीछे से दीना ने आवाज दी, ए रमेसर भैया, रमेसर भैया हो, भौजी की तबीयत बहुत खराब है। रमेसर रमावती को ट्रॉली पर देखते ही दहाड़े मारकर रोने लगे। ट्रॉली पर बैठे गांव भर के लोगों की आंखें भीग उठी। सबने कूदकर रमेसर को पकड़ लिया। इधर सबने देखा कि पोस्टमार्टम हाउस में एक लाश सिल के रखी थी, जिसे देखते ही मंटू जमीन पर गिर पड़ा। राकेश दौड़ा और चाय की दुकान से पानी लेकर आया। गमछे से मंटू को हवा किया जाने लगा। लेकिन इसी बीच मौसी का कुछ पता नहीं चल रहा था। राकेश ने आंख पोंछते हुए देखा, मौसी की सांस का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। ड्राइवर ने ट्रैक्टर फिर स्टार्ट किया और सारे लोग सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आ गए। रमेसर बेसुध थे। उनके साथ ही गुड़िया को लेने गए झांझा बाबा उनको संभाल रहे थे। साथ में गुड़िया के गांव के 2-4 लोग ढाढ़स बंधा रहे थे। खबर यह थी कि गुड़िया के बुरी तरीके से जल जाने के बाद सास ससुर, ननद, दूल्हा सब फरार हो चुके हैं। पुलिस वालों की मदद से उसकी लाश को बलिया लाया गया है। पोस्टमार्टम और पुलिसिया कार्रवाई हो जाने के बाद अब दाह संस्कार की तैयारी बाकी है। यह सुनते ही खेदन ने सत्य प्रकाश को कफन खरीदने के लिए भेज दिया। इधर मंतोष इमरजेंसी वार्ड से लौट आया। ऐ चाचा, अब तो एक कफन और खरीदना पड़ेगा। दीना गमछे से पसीना पोंछकर खेदन का मुंह ताकने लगे। क्या सच में? चाचा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। इतना सुनते ही जो जहां था वो वहीं दहाड़ मारकर रोने लगा। खेदन को मूर्छा आ गई। चाँदपुर की इन चंद जोड़ी आंखों की चीख से बलिया अस्पताल का कोना कोना दहलने लगा। इधर देखते ही देखते समूचे चाँदपुर के इस पार से लेकर उस पार तक दहशत फैल गई। उस दहशत से दियारे का कोना कोना चिल्ला उठा। उस दिन सिर्फ गांव ही नहीं, रमेसर के दरवाजे पर खड़ी गड़िया भी रोई और उसके सामने बैठा मोती कुत्ता भी रोया। सांझ को गांव में किसी घर में चूल्हा नहीं जला। रात को कहीं 9 बजे जाकर गुड़िया की लाश गंगा जी के घाट जली और सुबह रमावती की लाश सरजू जी के घाट। उस दिन भोर में आसमान भी रोया और धरती भी। कहते हैं, शादी के बाद मां से मिलने का जिद कर रही गुड़िया जीते जी मां से तो मिल नहीं पाई, लेकिन मरने के बाद मां गंगा और सरयू की धाराओं ने इन मां बेटी की अस्थियों को अपने संगम पर मिला दिया। सुबह जिले के सारे अखबार समाचार से भर गए। दहेज के कारण नवविवाहिता ने की आत्महत्या, सदमे से मां की गई जान। तो ये था इस पुस्तक का 20वां अध्याय। कल हम इसका 21वां अध्याय पढ़ेंगे।